अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 की जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है जी बायो का। इसमें एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलाई। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ना एल्वोलाई में, वो ब्लड से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ब्लड का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है एल्वोलाई में, और ऑक्सीजन का जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज। तो मोस्टली हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठीक है, वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, राउंड अबाउट 70%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ओनली रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास स्प्लीन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, वो मेडुला ओब्लंगेटा में जो है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द लंग्स। तो लंग्स को जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन ने जो है वो इनक्लोज किया होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 6 में कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। तो देखो नेम से जो है वो इंडिकेट हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहाँ पे वो सेलुलर लेवल पे बात करता ना, तो फिर ये इंटरनल रेस्पिरेशन होती। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। तो देखो ट्रैकिया जो है वो, इसके गिर्द जो है वो सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। कितने होते हैं वो? तकरीबन 16 से लेकर 20 तक होते हैं। ठीक है, और इन्हीं रिंग्स ने जो है वो ट्रैकिया को जो है वो सराउंड किया होता है। नेक्स्ट में कहता है कि इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। देखो हम लोगों ने ऑप्शन ए में बात की है कि हमारे पास जो 16 to 20 सी शेप रिंग्स होते हैं, उसने जो है वो ट्रैकिया को कवर किया होता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस ने नहीं किया होता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में देख लो, कहता है कि इट स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग। ये बात भी ठीक है। हमारे पास जो ट्रैकिया होता है ना, ये लेफ्ट और राइट लंग को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8। कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय फुल फोर्स्ड इनहाइलेशन। तो उसे हम लोग जो है वो टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की डेफिनेशंस भी याद करनी है, और उनके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो उनको भी याद करना है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो लाजमी आता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनर साइड। तो सबसे हमारे पास इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, उसके बाद अर्चनाइड मैटर होता है, और लास्ट पे हमारे पास आउटर साइड पे जो है वो पिया मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10। कहता है कि स्पेस विच सेपरेट्स द अर्चनाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो हमारे पास अर्चनाइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो है वो सब ड्यूरल मैटर होता है, जो कि इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, सेपरेट करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11th में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एट द साइनैप्स हैज़ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, ये साइनैप्टिक वेसिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12। कहता है कि एज अ स्टिमुलेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोकीन इंटरफेयर्स विद द रीअपटेक ऑफ डैश एट साइनैप्सेस। तो हमारे पास ये जो कोकीन होता है ना, ठीक है, ये जितने भी हमारे पास जो नशे वाली चीज़ें होती हैं, वो आपके ब्रेन में जो है वो डोपामीन के लेवल को हाई कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो खुशी महसूस करता है। ठीक है, तो कोकीन या किसी भी किस्म की नशा आवर चीज़ें आपके डोपामीन को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, और बंदा कहता है कि मैं बार बार ये नशा करूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली डोपामीन की वजह से हो रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म बाय न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हमारे पास चाहे वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, लेकिन उसको सिक्रीट नहीं करते। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14। कहता है कि व्हाट आर द शार्ट रिपीटेडली ब्रांच्ड फाइबर्स। तो हमारे पास जो शार्ट रिपीटेडली ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, उनको हम लोग जो है वो डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15। कहता है कि नर्व फाइबर्स आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग फैटी लेयर, जिसको हम लोग जो है वो माइलिन शीथ कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
16 में कहते हैं द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस। तो हमारे पास ह्यूमंस में जो है वो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो 31 पेयर्स को आप लोग जस्ट सिंपल 2 पे मल्टीप्लाई करो तो ये आप लोगों के पास 62 बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऑप्शंस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना है। देखो 31 पेयर्स होते हैं, अगर उसने ऑप्शन के साथ पेयर पेयर लिखा होता तो फिर हम लोग 31 को टिक कर दे, लेकिन उसने पेयर्स नहीं मेंशन किया तो इसलिए हम बोलेंगे कि टोटल 62 नर्व्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17, कहता है कि डैश कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। तो हमारे पास कफिंग और स्नीजिंग जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। तो हमारे पास जो बाइपोलर न्यूरॉन्स और सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें हमारे पास है वो एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19, कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर को जो है वो जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि उसकी इनर लेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं। यहाँ से एमसीक्यू जो है वो लाजमी आता है, आप लोगों ने इसको लाजमी कंसल्ट करना है और कमेंट्स में भी बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20, कहते हैं कि इन अ मैन बीइंग परस्यूड बाय अ डॉग, कहते हैं कि विच वन ऑफ दीज हार्मोन्स वुड बी रिलीज्ड क्विकली। तो मतलब हमारे पास जो स्ट्रेस के दरमियान जो स्ट्रेसिंग सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं तो उस वक्त कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो हमारे पास जो एड्रेनलिन है ना, ठीक है, एड्रेनलिन को हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और जब भी बंदे को कोई स्ट्रेस होता है, उसके पीछे कोई कुत्ता भाग जाता है तो फिर उस वक्त उसके जो एड्रेनलिन है या एपिनेफ्रिन है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, या किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है। तो हमारे पास जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो उसे हम लोग एड्रेनलिन कहते हैं या फिर एपिनेफ्रिन कहते हैं। आप लोग मुझे उस हार्मोन का नाम बताओ जो खुशी के वक्त जो है वो रिलीज़ होता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और जो खुशी वाला हार्मोन है वो आप ज़रा कमेंट्स में मुझे बताओ। नेक्स्ट 21 में कहता है कि डैश सिक्रीट्स कैटिकोल अमाइंस। तो कैटिकोल अमाइंस जो है ये एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रीट कर रहा होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 22, कहता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, ये किडनीज के अबव जो है वो लाई कर रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 23 में कहता है कि विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ थायराइड हार्मोन फंक्शन। तो थायराइड हार्मोन बेसिकली हमारे पास ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एरेथ्रोपाइसिस को भी कंट्रोल करता है। एरेथ्रोपाइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का बनना उसे हम लोग एरेथ्रोपाइसिस कहते हैं। और ये भी थायराइड हार्मोन जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी हेल्प कर रहा होता है। ऑप्शन डी में कहते हैं कंट्रोलिंग द डायूरल साइकिल्स। तो हमारे पास ये जो डायूरल साइकिल्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं कर रहा होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24 में कहता है कि चिल्ड्रन हु हैव डैमेज थाइमस में रिजल्ट इन। तो देखो थाइमस जो है बेसिकली हमारे पास की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली एक बच्चा है उसका थाइमस ही जो है वो डैमेज हो गया या इंजर्ड हो गया तो मतलब उस बच्चे की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 25 में कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ दिस एलिमेंट कॉज द थायराइड ग्लैंड्स टू स्वेल अप। हमारे पास जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो वो उसकी वजह से हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम लोग गाइटर कहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को गाइटर कहते हैं। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि गाइटर जो है उसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो उसमें हमारे पास आयोडीन की जो वो है ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 26, कहता है डेफिशिएंसी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। तो जब भी हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एडिसन्स डिजीज़ होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। बुक को कंसल्ट करो और वहाँ से देखो कि एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। नेक्स्ट 27 में कहते हैं कि डैश इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। तो हमारे पास बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 28, कहता है कि एंडेमिक गाइटर रिलेटेड टू। तो हमारे पास एंडेमिक गाइटर क्या होता है? इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है ना उसका फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग एंडेमिक गाइटर कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 29, कहते हैं द प्रोसेस दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी।
तो हमारे पास बेसिकली ये एवोल्यूशन का बता रहा है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो अर्थ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एवोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 30 में कहता है कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारे पास जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ये फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एनालोगस ऑर्गन्स आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक। तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारे पास जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, सॉरी स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं और फंक्शनली जो है वो सेम होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि आप लोगों को सेपरेटली भी इन स्टेटमेंट्स पर MCQs आ सकते हैं। कहते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर आर्म्स ऑफ द मैन, फोर लिम्स ऑफ द कैट, फ्लिपर्स ऑफ द व्हेल। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर विंग ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये बात ठीक है, ठीक है, आप लोगों को होमोलोगस ऑर्गन्स का पता हो, एनालोगस ऑर्गन्स का पता हो, इनकी डेफिनेशंस का, एग्जांपल्स का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 31 में कहते हैं कि एनालोगस ऑर्गन्स शो। तो हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और होमोलोगस जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 32 में कहता है कि चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस। तो उसे हम लोग जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एलील्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो बाई चांस जो है वो चेंज हो रही होती हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 33। कहते हैं कि हमारे पास seminiferous tubules of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of। तो हमारे पास जो seminiferous tubules होते हैं ना, ठीक है, टेस्टिस के, उसको जो है वो मतलब कवर किया होता है या लाइन किया होता है जर्मिनल एपिथेलियम ने, ठीक है, और इस जर्मिनल एपिथेलियम के पास जो है वो सेल्स ऑफ सर्चुलाए होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 34 में कहता है कि दीज सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेल ऑफ लाइडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 35। कहते हैं कि अनदर नेम ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड को जो है वो काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 36 में कहता है कि विच हार्मोन इनिशिएट द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना वो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 37। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास सबसे पहले जो है वो मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, उसके बाद FSH का लेवल जो है वो राइज कर जाता है, उसके बाद LH जो है वो इसमें सर्चिंग होती है, डिक्रीज हो जाता है ये, उसके बाद ओवुलेशन होती है और लास्ट फेज़ को हम लोग जो है वो ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो ऑप्शन डी है ना ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है या सीक्वेंस है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 39। कहते हैं कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन इन फीमेल्स। तो ओवुलेशन जो है बेसिकली एस्ट्रोजन की वजह से होती है, ठीक है, सॉरी एस्ट्रोजन की वजह से नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 40 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स इन मेल्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ये सेमन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 41 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स इन मेल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली ये सेमन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी हमारे पास सेमन की प्रोडक्शन करता है और हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स भी जो है वो सेमन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 42। कहते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इन फीमेल्स। तो यूटेरस की जब शेडिंग होती है ना तो उस प्रोसेस को जो है मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है इस फेज़ में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 43। कहते हैं कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना वो यूटेरस की लाइन को जो है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 44 में कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम आफ्टर द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के बाद हमारे पास जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो प्रोड्यूस करता है और यूटेरस को जो है वो प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 45 में कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम्स इन द स्पर्म सेल। तो एक्रोसोम्स बेसिकली इनका फंक्शन ये होता है कि ये इनके अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एग सेल्स के अंदर जो है वो स्पर्म्स को जो है वो
पेनिट्रेट करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 46, कहता है कि स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ द स्केलेटन मसल्स, तो उसे हम लोग जो है वो सार्कोमेयर कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 47 में कहता है कि सार्कोमेयर इज़ द एरिया बिटवीन, तो हमारे पास जो सार्कोमेयर होता है ये टू सक्सेसिव जेड लाइन्स के दरमियान जो है वो एक एरिया होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 48 में कहता है कि प्रोटीन डैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो हमारे पास जो ट्रोपोनिन होता है ना, इसमें जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहता है कि विच वन यील्ड्स एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो एटीपी जो है वो क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो यील्ड करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 50 में कहता है कि अ स्मॉल बैंड ऑफ द डेंस वाइट एंड फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू, तो उसे हम लोग जो है वो लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट जो है वो ये स्मॉल बैंड होता है, ठीक है, डेंस वाइट एंड फाइब्रस इलास्टिक टिश्यूज़ का, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 51 में कहता है कि मसल फैटिग इज ड्यू टू द अकोमोलेशन ऑफ, तो जब भी हमारे पास लैक्टिक एसिड है वो उसकी अकोमोलेशन होती है ना, तो मसल फैटिग होती है, मतलब हमारे मसल्स थक जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट, तो रिस्ट में जो है वो 8 बोन्स होती हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 53, कहता है कि जॉइंट फॉर्म बिटवीन द ह्यूमरस रेडियस एंड अल्लाह इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ह्यूमरस रेडियस और अल्लाह के दरमियान जो हमारे पास जॉइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 54 में कहता है द जॉइंट बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स विच इज़ इन फैक्ट इमोबाइल। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? ठीक है, जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ना, ये पैराइटल बोन्स के दरमियान होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 55, कहता है कि राइगोर मार्टस, अब ये राइगोर मार्टस क्या होता है? जब भी हमारे पास किसी बंदे की डेथ होती है तो डेथ के कुछ टाइम बाद जो है वो उसकी बॉडी जो है वो अकड़ सी जाती है, सुकड़ सी जाती है, या उसमें हम लोग कह सकते हैं कि स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, इसने यही चीज़ लिखी है कि राइगोर मार्टस सच दैट स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर द डेथ, तो कहते हैं कि ये स्टिफनेस क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है कि जब भी हमारे पास कोई बंदा जो है वो उसकी डेथ होती है तो डेथ के कुछ टाइम बाद जो है वो एटीपीज़ की अवेलेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के दरमियान जो ब्रिजेस बने होते हैं ना, वो टूट नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं इनके दरमियान ब्रिजेस बनते हैं, उनको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होती है, और जब कोई बंदा मर जाता है तो एटीपीज़ तो उसमें नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो ये ब्रिजेस नहीं टूटते और उसकी बॉडी जो है वो सुकड़ सी जाती है या उसमें स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 56 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट इज डोमिनेंट, तो हमारे पास जो एक्सियल फ्लावर है ना, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, बाकी ये तीनों कैरेक्टर येलो पॉड्स, वाइट कलर्स और रिंकल सीड्स, ठीक है, ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बुक में जो है वो इस टेबल को देखना है। इसमें मैंशनड है कि मेंडल ने कौन से 7 ट्रेट्स जो है वो स्टडी किए थे, उन ट्रेट्स के नाम आपको पता हो, फिर उन्हीं ट्रेट्स में से जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो आप लोगों से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जिस तरह यहाँ पे उसने डोमिनेंट का पूछा है, तो हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में वो रिसेसिव का पूछ ले, तो आप लोगों ने उन 7 ट्रेट्स के नाम याद करने हैं, उनके डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं और उनके रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 57, कहते हैं कि मैन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरिज विद द वुमेन ऑफ द ब्लड ग्रुप बी, कहते हैं कि एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो किसी ऐसी वुमेन के साथ शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, बोथ आर हेट्रोजाइगस, व्हाट इज़ द ऑफस्प्रिंग हैविंग द फिनोटाइप ओ। तो देखो, इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है, आप लोगों ने कंडीशन देखनी होती है कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस के केस में हम लोग एलील्स और जीन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। अगर हेट्रोजाइगस हो तो हम लोग जो है वो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मदर का बी है तो उसे हम लोग जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे होमोजाइगस होता तो फिर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते? अगर होमोजाइगस होता तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते, ए, और मदर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते। मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो हम लोग देखो, होमो के लिए मतलब दोनों कैपिटल आई यूज़ करते हैं, लेकिन हेट्रो के लिए हम लोग एक कैपिटल और एक स्मॉल आई यूज़ करते हैं। ठीक है,
और स्मॉल आई के ऊपर कुछ भी ए बी मैंशन नहीं करते। तो आप लोगों को होमो और हेट्रो का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हेट्रो है तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने जीन्स और एलील्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब आप लोगों ने इसके बाद जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। पहले इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको दोबारा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस तरह से जो वो इस स्मॉल आई को जो है वो इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो, तो आप लोगों के पास जो है वो परसेंटेजेस आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ हम लोगों ने जीन्स और ये सारे लिख लिया, लील्स वगैरह। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब इसी को जो है वो हम लोग दोबारा इस आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इस आई को जो है वो हम लोग पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी आई को हम लोग जो है वो दोबारा से स्मॉल आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्मॉल आईज। अब हमारे पास ये किसके लिए है, ये हमारे पास दिस मीन्स दैट दिस ब्लड ग्रुप इज ए बी। ये हमारे पास ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब चारों ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं इस पेयर में। तो दिस मीन्स दैट 25% जो है वो चांस है कि ए बी ब्लड ग्रुप होगा ऑफ स्प्रिंग्स का, 25% ही चांस है कि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप होगा, 25% ही चांसेस है कि हमारे पास जो है वो बी ब्लड ग्रुप होगा और 25% ही चांसेस है कि हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब उसने ओ ब्लड ग्रुप का पूछा है तो हमारे पास सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25% चांसेस है कि ऑफ स्प्रिंग्स में जो है वो ओ ब्लड ग्रुप आए, ठीक है। 25% चांसेस हैं इन सब ब्लड ग्रुप्स के, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 58, कहता है कि द जीन्स विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमारे पास क्रॉस्ड जीन्स, ठीक है, रिसेसिव जीन्स और डोमिनेंट जीन्स जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन लिंक्ड जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है वो फॉलो नहीं करते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 59, कहता है कि सच इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेड्स आर वेरी क्वान्टिटेटिवली। तो हमारे पास जो पोलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ना, इसमें ट्रेड्स जो है वो क्वान्टिटेटिवली जो है वो वेरी करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 में कहते हैं कि इनहेरिटेंस इन मैन इज ट्रेस्ड बाय। तो हम लोग पेडिग्री मेथड से जो है वो मैन के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस को जो है वो ट्रेस्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 61 में कहता है कि फीचर्स करेक्ट टू ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो हमारे पास जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें हमारे पास एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों के पास बुक में टेबल बना होगा जिसमें जो है वो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में लिखा होगा कि किस में कौन सा एंटीजन होता है, किस में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो आप लोगों ने वो लाजमी देखना है, यहाँ से MCQ आता है, ठीक है, समटाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 62 में कहता है कि इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लोकाई। तो हमारे पास ऐसी इंटरेक्शन को जो है वो एपिस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 63 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल डिटरमाइनिंग जीन। तो हमारे पास जो SRY जीन होता है ना, ये मेल डिटरमाइनिंग जीन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 64 कहता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमारे पास देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक तो इसमें हमारे पास मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास ये कोडोमिनेंट भी हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग ए बी ब्लड ग्रुप को देख लो, ठीक है, इसमें ए भी है बी भी है, आपस में कोडोमिनेंट है। सो दिस मीन्स दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स एंड कोडोमिनेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 65 में कहता है कि डैश इज हार्मोन दैट प्लेज एन मेजर रोल इन सोशल बॉन्डिंग, ठीक है, द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास उसके लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 66 में कहता है कि व्हाट आर द हार्मोन रिसेप्टर्स केमिकली। तो हमारे पास ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये बेसिकली प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 67 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन। तो हमारे पास जो ग्लूकागोन, इंसुलिन और FSH है, ये पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स हैं, ठीक है। ईस्ट्राडायोल जो है वो ये पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसने डिफरेंट हार्मोन्स की नेचर का बताया हुआ है, कौन से पेप्टाइड्स हैं, कौन से क्या हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उनकी एग्जाम्पल्स याद करनी है, ठीक है, तो वहाँ से MCQ समटाइम आ जाता है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 68 कहता है कि विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डेल्टा सेल सिक्रीशन एंड फंक्शन। हमारे पास जो डेल्टा सेल्स होते हैं ना, डेल्टा सेल्स,
इसकी सिक्रीशन और फंक्शन के बारे में बताना है। तो डेल्टा सेल्स बेसिकली हमारे पास इनको जो है वो सोमैटोस्टेटन्स जो है वो सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये आगे जाकर जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन है हमारे पास केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें MCQ नंबर 69 में कहता है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पॉर्ट कलर्स व्हेन हीटेड ओवर द बर्नर्स, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू। तो कहते हैं कि हमारे पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो ये कलर्स जो है वो देते हैं, क्यों देते हैं। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डी एक्साइटेशन होती है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये कलर्स अपार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 70 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट रेडियस। तो हमारे पास जो क्लोरीन होता है ना, ये इसका कोवेलेंट रेडियस होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब बाकी हमारे पास मेटालिक रेडियस और आयोनिक रेडियस ये आप लोगों ने खुद देखने, जिन स्टूडेंट्स ने क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉलो की थी तो उन लोगों का तो केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा खासा मतलब ठीक हुआ होगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्विक रिवीजन सीरीज़ नहीं देखी तो वो देख लो, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो मैंने इस टेस्ट में MCQs दिए थे वो सारे उसी क्विक रिवीजन सीरीज से ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग उसको देख लो, विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है और मोस्टली MCQs उसी में से आते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो सीरीज़ फॉलो की है उनको पता चल गया होगा कि लाइक MCQs किस तरह से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 71 में कहते हैं कि इट हैज़ ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बट ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास जो आर्गान होता है ना, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटेस्ट होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 72 कहते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसका ट्रेंड इस तरह से है कि हमारे पास जो सोडियम होता है ना, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है एलुमिनियम से। फिर एलुमिनियम की जो है वो सिलिकॉन से जो है वो लेस होती है। फिर सिलिकॉन की जो है फॉस्फोरस से लेस होती है, लेकिन फॉस्फोरस की जो है वो सल्फ़र से जो है वो हाइयर होती है। और सल्फ़र की जो है वो क्लोरीन से कम होती है, और क्लोरीन की जो है वो आर्गॉन से कम होती है। तो ये अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखो तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज़ के दौरान भी कहा था कि ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो ट्रेंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक MCQ जो है वो लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 73 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है ना, इसमें सल्फर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। ये नीचे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड मेंशन है, तो आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है। इसमें से MCQ आता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 74 कहते हैं कि सिलेक्ट मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो मोस्ट बेसिक की बात करें तो हमारे पास जो सोडियम का ऑक्साइड होता है ना वो ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नीचे ये बेसिसिटी का कुछ ऑर्डर मेंशन है, तो आप लोग इसको देख लो। 75 में कहता है कि इट गिव्स बोथ पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो हमारे पास जो पोटाशियम होता है ना, ये पर ऑक्साइड भी देता है और सुपर ऑक्साइड भी देता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो नीचे कुछ उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हमारे पास जो लिथियम होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स देता है, ठीक है। सोडियम जो है ना, ये नॉर्मल के साथ साथ पर ऑक्साइड भी देता है। पोटाशियम जो है पर ऑक्साइड के साथ सुपर ऑक्साइड्स भी देता है। रुबीडियम और सीजियम जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी MCQ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 76 कहता है कि मैग्नीशियम ऑन फ्लेम टेस्ट गिव्स विच कलर। तो मैग्नीशियम जो है वो कोई कलर नहीं देता, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो कलर्स देते हैं फ्लेम टेस्ट पे, तो आप लोगों ने उन कलर्स के, उन एलिमेंट्स के कलर्स को लाजमी याद करना है, ठीक है। यहाँ से MCQ भी आता है। नेक्स्ट 77 में कहता है कि ऑल आर वाइट इन कलर एक्सेप्ट। तो हमारे पास जो बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये वाइट कलर अपार्ट करते हैं, जबकि हमारे पास जो बेरिलियम है ना, इसका वाइट कलर नहीं होता। इसका कौन सा कलर होता है वो आप लोग खुद देखो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 78 कहता है कि विच वन इज़ मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में हमारे पास चाहे वो जो ऑप्शन गिवन है, तो हमारे पास जो बेरियम का कार्बोनेट है ना वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये नीचे स्टेबिलिटी का कुछ ट्रेंड गिवन है, तो आप लोग इस ट्रेंड को एज इट इज़ याद कर लो। अब ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि क्विक रिवीजन सीरीज़ के दौरान बताई थी। जिन लोगों ने उस क्विक रिवीजन सीरीज़ को सही तरह करके सुना है तो उनके लिए ये MCQs बिल्कुल हलवा होंगे, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो वो लोग अब इनके रट्टे ही लगाएं, या फिर अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग डेली 2-2 चैप्टर्स करो क्विक रिवीजन सीरीज़ से, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 79, कहते हैं कि विच वन इज़ मोर सोल्यूबल। ऊपर हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात की, अभी ये सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब ये नीचे जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेंशन है, तो आप लोग इसको खुद देख लो। नेक्स्ट 80 में कहता है कि विच वन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो जो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड होता है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये बाकी सारे जो गिवन हैं PbCl2, PbCl4, SiO4, ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 81 कहता है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेलोजन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 82 में कहता है कि विच वन इज नॉट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारे पास जो वेनेडियम है ना, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, नॉन टिपिकल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बाकी यहाँ पे स्कैंडियम, ईट्रियम और CD जो है ये नॉन टिपिकल है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोगों ने नॉन टिपिकल और टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लाजमी याद करना है, ठीक है, अगर आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ जो है वो याद हो तो। अच्छा, क्विक रिवीजन सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 83 में कहता है कि इन 3D सीरीज़ विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो 3D सीरीज़ में हमारे पास जो वेनेडियम होता है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 84 कहता है कि Fe+2 एंड Mn+2 आर। तो हमारे पास जो Fe+2 है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और Mn+2 ये भी फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल याद करनी है, ठीक है, यहाँ से MCQ आता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 85 कहता है कि ब्रोंज अलाय कंटेन। हमारे पास जो ब्रोंज का अलाय होता है ना, इसमें हमारे पास चाहे वो कोबाल्ट और टिन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों की बुक में टेबल बना होगा अलाइज का कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 86 कहते हैं कि कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो उसके लिए हम लोग जो है वो टाइटेनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं, TiCl को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 87 में कहते हैं कि वेनेडियम इन इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास जो वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो इसमें ये कलरलेस कंपाउंड होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 88 में कहते हैं कि शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को उसने ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इसकी शेप का वो पूछ रहा है। तो हमारे पास इसकी शेप जो है वो स्क्वायर प्लानर है, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 है, ठीक है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो है वो जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लानर ही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये चीज़ें सारी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो अब बार बार तो मैं ये नहीं कह सकता। तो अगर आप लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ देखनी हुई तो आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 89 कहते हैं कि इट इज़ बेसिक एंड आयोनिक इन नेचर। तो हमारे पास जो क्रोमियम का जो है वो ऑक्साइड होता है, सिंपल ऑक्साइड CrO, ये बेसिक भी होता है और आयोनिक भी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 90 में कहता है कि इन विच स्टेट द क्रोमियम इज़ मोस्ट स्टेबल। तो क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 91 में कहता है कि इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हम लोग जो है वो मैंगनीज को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 92 में कहता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज़। तो हमारे पास जो रॉट आयरन होता है या मेलेबल आयरन होता है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 93 कहता है कि द रिएक्शन इन विच द अमोनियम साइनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो हमारे पास ऐसा प्रोसेस जो जिसमें हमारे पास हम लोग यूरिया को बनाते हैं, ठीक है, फिशर ट्राउजर्स प्रोसेस, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो रिएक्शन होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है और एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 94 में कहता है कि विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमारे पास जो एंथ्रासाइट होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज़्यादा होते हैं, और पीट में हमारे जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब मॉइस्चर और कार्बन का मैंने रिलेशन आपको वहीं पे बताया था, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 95 में कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बाय द हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो उसे हम लोग जो है वो हाइड्रोजिनोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 95 कहता है कि बाय टेकिंग द डिज़ाइन सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड बॉयल इट, उसके बाद देन कूल, उसके बाद फिर ऐड कहता है कि ऐड करो AgNO3। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ द डीप येलो
प्रेसिपिटेशंस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो जब भी डीप येलो प्रेसिपिटेशन होगी ना, दिस मीन्स दैट हमारे पास जो है वो आयोडीन होगा वो, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेशन हुई ना डीप येलो, तो वो आयोडीन को कन्फर्म करेगा। अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेशन हुई ना, तो इसका मतलब होगा क्लोरीन है, ठीक है। अगर पेयर येलो हुई ना, तो मतलब ब्रोमीन है। और अगर डीप येलो हुई तो मतलब आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डिफरेंट कलर्स के कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर का पता हो, ठीक है। ये जो डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये वहाँ से उठाया गया है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। नेक्स्ट 97 में कहता है कि इट हैज़ लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हमारे पास जो बेंजीन और नेफ्थलीन है ना, ये दोनों जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसमें हमारे पास इन दोनों में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो लेस होगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो कम होती है, और जो दूसरे होते हैं एरोमेटिक वाले, तो उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 98 कहता है कि एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास जो है वो 49.5 एंगल स्ट्रेन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 99 कहता है कि एंड प्रोडक्ट इन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो जब भी हम लोग मीथेन की क्लोरिनेशन करवाते हैं ना, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है, CCl4। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 100 कहता है कि विच वन इज़ लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड आपको पता होगा कि हमारे पास जो आइसोब्यूटालीन है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन, और लास्ट हमारे पास जो 1 ब्यूटीन होता है ना, ये लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 101 में कहता है कि डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। तो जब भी हम लोग टेट्राहेलाइड्स की डी हेलोजिनेशन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्काइंस बनते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 102 कहता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्राइडेड क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडेड क्राफ्ट रिएक्शन के एंड पे हमारे पास जो है वो एसीटोफिनोन बन रहा होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 103 में कहता है कि सिलेक्ट आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारे पास जो NH4 है ना, ठीक है, ये आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बाकी सारे जो है वो ये मेटा ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आर्थ्रो मेटा ग्रुप्स को जो है वो लाजमी याद रखना है। 104 में कहता है कि ईथर एंड अमाइंस शो। तो हमारे पास जो ईथर और अमाइंस होता है ना, ये मेटामरिज्म शो करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 105 कहता है कि विच वन इज़ मोर डेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड होते हैं ना, ये लेस डेंस होते हैं, और आयोडाइड और ब्रोमाइड जो है वो ये ज़्यादा डेंस होते हैं। अब यहाँ पे उसने मोर डेंस का पूछा है, तो हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है ना, ठीक है, ये ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोराइड ये लेस डेंस होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 106 में कहता है कि विच वन हैज़ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप लोगों के पास मैंशनड है कि अल्काइल आयोडाइड इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमाइड का, और सबसे लीस्ट जो है वो अल्काइल फ्लोराइड का, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अल्काइल फ्लोराइड का जो है वो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का पूछा तो फिर हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 107 कहता है कि अल्कोहल्स रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो जब भी हमारे पास अल्कोहल जो है वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो है वो अल्काइल ईथर बनता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 108 में कहता है कि इट अंडरगोज द SN1 मैकेनिज्म। तो हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं ना, तो वो SN2 शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है ना, ठीक है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 109 में कहते हैं कि सिलेक्ट करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर। तो हमारे पास जो सेकंड अमाइंस होते हैं ना, ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं वो होते हैं, प्राइमरी अमाइन के बाद जो है वो टर्शियरी अमाइंस, और सबसे लीस्ट बेसिक जो है वो अमोनिया होता है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी अमाइंस ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद प्राइमरी अमाइंस के बाद टर्शियरी अमाइंस, एंड टर्शियरी अमाइंस के बाद अमोनिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 110 कहता है कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। तो हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं ना, ठीक है, ये लिटमस पेपर पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, स्पेशली जो अल्कोहल्स के लोअर मेंबर्स होते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो इथानॉल जो है वो लोअर मेंबर है अल्कोहल का, ठीक है। तो ये जो है वो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं करता। हालांकि अल्कोहल जो है वो अप टू सम एक्सटेंट थोड़े बहुत एसिडिक होते हैं, इनको चाहिए कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करें, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 111, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अल्कोहल्स का होता है, अल्कोहल्स के बाद अमाइंस का होता है, अमाइंस के बाद कीटोन्स का होता है, कीटोन्स के बाद एल्डिहाइड्स का होता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स के बाद अल्काइल हैलाइड्स का होता है, अल्काइल हैलाइड्स के बाद अल्काइंस का होता है, अल्काइंस के बाद अल्कीन्स का होता है, और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन्स का होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों ने इस ट्रेंड को लाजमी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना आप लोगों के पास मेजर्स, तो उनके सब के ट्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर आप लोग सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करो तो देखो, सॉरी इन दोनों को, ये मैंने गलत वो कर लिया, इन दोनों को, तो हमारे पास कीटोन्स का जो है वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग बाकी चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 112, कहता है कि अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद। तो अल्कोहल्स हमारे पास जो है ना, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, और ये अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी, ठीक है। NaOH के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा अल्कोहल, और हमारे पास KOH के साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एक वीक एसिड है और ये अल्कलीज के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 113, ल्यूकास रिएजेंट। तो हमारे पास जो HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है ना, इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 114 में कहता है कि डो प्रोसेस इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो डो प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 115, कहता है कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस द एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड बेसिकली ये एल्डिहाइड ही है, ठीक है। आंसर आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर ही उन लोगों ने दे दिया था, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है, ठीक है। अगर आप लोगों को पेपर में ये MCQ है तो यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। वो आपसे बोलेगा कि हाइड्रेशन ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस, तो एसिटाइलिन की जो है वो हाइड्रेशन से जो है वो एल्डिहाइड्स बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हमारे पास जो अल्काइंस के मेंबर्स हैं ना, तो वो कीटोन्स बनाते हैं जब हम लोग उनकी हाइड्रेशन करते हैं। तो देखो अल्काइन का हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है ना, जिसे हम लोग जो है वो एसिटाइलिन कहते हैं, ठीक है। एसिटाइलिन वो जो है वो एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन इसके जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ना अल्काइंस के, ठीक है, फर्स्ट मेंबर के अलावा वो सारे कीटोन्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 126 में कहता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस। तो जब भी हम लोग जो है वो क्लेमेंसन रिएक्शन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो अल्केन्स बनते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 117, कहता है कि हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन ऑन रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस। तो जब भी हमारे पास हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो साइक्लोनाइड बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 118, कहता है कि बेंडिक्ट सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ। तो बेंडिक्ट सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो CuSO4 होता है, NaOH होता है और साथ में सिट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 119, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिनेजेरो रिएक्शंस। तो सिनेजेरोस रिएक्शंस हमारे पास जो है वो कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड्स, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो वो सिनेजेरोस रिएक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, इनके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता, सो दैट इज़ वाई ये सिनेजेरोस रिएक्शन शो करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 120, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 121 में कहता है कि विच इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। तो आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमारे पास कार्बन चेंज है वो जितनी ज़्यादा होगी ना तो एसिडिटी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में HCOOH, अब इसमें हमारे पास कार्बन की चेन बहुत कम है, बाकी ऑप्शन में देखो कार्बन ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है वो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें कार्बन की चेन जो है वो कम है,
ठीक है, ये नीचे कुछ एस्टिक स्ट्रेंथ है, आप लोग इसको देख सकते हो और इसको अपने जहन में बैठाओ। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को, बल्कि इनको बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ पे कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिडिटी जो है वो कम होगी, सिंपल इज़ दैट। लेकिन एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे ना, तो वहाँ पे एसिडिटी भी जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 122 कहते हैं कि विच इज़ मोर रिएक्टिव। तो हमारे पास एसिड हैलाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड्स के बाद ईस्टर्स के बाद एसिड एमाइड्स, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो एसिड नाइट्राइल्स होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, एसिड हैलाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अगर आपसे वो लीस्ट रिएक्टिव का पूछे तो हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल्स जो हैं वो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 123 कहते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद NH3। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो एसिड अमाइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 124 कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनहाइड्रोस एसिटिक एसिड। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड को जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो +17 होता है। ठीक है, -17 नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, +17। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी फिजिक्स पोर्शन को। अब फिजिक्स पोर्शन में हमारे पास एमसीक्यू नंबर 125 है। कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ। ठीक है, तो कहते हैं कि फोर्स पर क्या अफेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट देखो सिंपल जो है वो कूलम्स लॉ के साथ जो है वो रिलेट कर रही है। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब अगर हम लोग यहाँ से जो है वो डिस्टेंस का और फोर्स का रिलेशन देखें तो वो इस तरह से है कि हमारे पास फोर्स जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब अगर हम लोग इस डिस्टेंस को जो है वो हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये 1/1/4 बन जाएगा। अब अगर ये 4 इस दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास ये 4F बन जाता है। दिस मीन्स दैट डिस्टेंस को हाफ करने से जो है वो फोर्स 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 126 कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर और वैक्यूम इज F। फिर कहता है कि अगर हम लोग जो है वो इस एयर या वैक्यूम को जो है वो रिप्लेस कर दें किसी इंसुलेटर के साथ जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो CR हो, तो कहता है कि फोर्स पर क्या अफेक्ट होगा। तो देखो जब भी हम लोग जो है वो मीडियम को चेंज करते हैं ना, तो ओवरऑल फोर्स जो है वो हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 127 द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 128 एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना रेस्ट पर, तो वो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जो मैग्नेटिक चार्ज होता है ना उसके पास वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों करता है। लेकिन यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक चार्जेस का पूछा है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 129 में कहता है कि इफ द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे भी वो मीडियम को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब मीडियम को चेंज करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और एनर्जी जो है वो इंक्रीज होंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 130 कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना कैपेसिटर्स का, तो उसमें हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 131 में कहते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो ऐसा यूनिट है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसको आप लोग अरेंज करके लिख लो, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये आप लोगों को यूनिट इस तरह से देने का मकसद चाहिए यही था कि स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, आप लोग इसको अरेंज कर लो तो ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 132 में कहता है कि 2 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो उसने आप लोगों को कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि हमारे पास बैटरी जो है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी। कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द
2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो कहते हैं कि हमारे पास ये जो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसमें मैक्सिमम कितने चार्जेस जो है वो स्टोर हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो बेसिक जनरल रिलेशन है Q इज इक्वल टू सी वी। अब हमारे पास जो है वो वोल्ट गिवन है, ठीक है, जो कि 12 है, और Q जो है हम लोगों ने ये फाइंड करना है, ठीक है, और C भी मिसिंग है। अगर हमें C का पता चल जाए ना कैपेसिटेंस का, तो हम लोग इजीली मतलब चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस C को जो है वो फाइंड करेंगे। अब हम लोगों ने वो स्टेटमेंट में मेंशन था कि हमारे पास जो है वो कैपेसिटर्स आपस में जो है वो सीरीज़ में जो है वो अटैच्ड हैं। तो सीरीज़ के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1/C1 + 1/C2। अब दो ही कैपेसिटर्स गिवन है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। C1 हमारे पास क्या था, 1/2 + 1/6। एक 2 माइक्रोफेरेड का था और एक 6 माइक्रोफेरेड का था। अगर आप लोग इनका एलसीएम ले ले तो ये आप लोगों के पास 6/4 बन जाता है। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता तो वो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप लोगों को सीखना चाहिए था, ठीक है। ये नर्सरी प्रैप की बातें हैं। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो हमारे पास 6/4 आता है, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये 1.5 माइक्रोफेरेड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस भी आ गया, ठीक है, वोल्ट हमें गिवन है। हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट सिंपल 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 वोल्ट के साथ, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, ठीक है, ऑप्शन जो कि हमारे पास ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 133, कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सॉरी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये एक ऐसा वर्क डन है जिसमें हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज को जो है वो मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट, ठीक है, उसके मुखालिफ सिम्प में हम लोग उसको मूव करवाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 134 में कहते हैं द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन। हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर, ठीक है। वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पर नहीं करती और डेंसिटी पर भी नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर की जो है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारे पास MCQ नंबर 135 कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। ऑप्शन बी। देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना ये ऐसा वर्क डन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करवाते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन ये जो मूवमेंट होती है ना ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऑपोजिट होती है, उसकी मुखालिफ सिम्त में होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 134 में कहता है द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, प्लेट्स की थिकनेस पर भी डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर्स पर, ठीक है, और ये डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करती। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 135 कहता है कि व्हाट हैपन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट एज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स जो है वो अगर हम लोग उसको जो है वो हाफ करते हैं तो अगर आप लोग इस रिलेशन को देखो तो यहाँ पे हमारे पास कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इसका डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग जो है वो डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो भी जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 136 में कहता है कि व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डिक्रीज्ड। देखो एरिया को डिक्रीज़ करने से ना हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ना वो भी डिक्रीज़ होगी। आप लोग इस रिलेशन को देख सकते हो, ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस का जो है वो एरिया के साथ या डिस्टेंस के साथ जो है वो एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर एरिया डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 137 कहता है कि वायर ऑफ द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। कहता है कि अगर हम लोग जो है वो इसको दो पार्ट्स में या दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी होगी हर एक पार्ट की। तो देखो रेजिस्टिविटी जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू पी L/A। ये जो P हम लोगों ने लिखा है ना ये रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। अगर वो आपसे रेजिस्टेंस का पूछते ना तो फिर आप लोग कह सकते कि हाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जो है वो इसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ना P, ठीक है, इसका ये कांस्टेंट चीज़ है,
इसको चेंज करने से या कंडीशन सिचुएशंस को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होती, ये कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर वो आपसे रेजिस्टेंस का पूछता तो फिर आप लोग तब इस रिलेशन को यूज़ करते। अब यहाँ पे उसने रेजिस्टिविटी का पूछा है तो रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो जब भी आप लोगों के पास एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने देख लेना है कि वो आप लोगों से रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं या रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट्स या वो एक पैनिक सिचुएशन में होते हैं तो वो फ़ौरन रेजिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करके और इसको जो है वो इस न्यूमेरिकल को जो है वो इस रिलेशन के मुताबिक सॉल्व करके अपना आंसर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग पहले देखो कि उसने आप लोगों से रेजिस्टेंस का पूछा है या रेजिस्टिविटी का पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 138, कहते हैं द करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ। तो हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसमें करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 139 में कहता है कि थर्मोकपल्स, तो जो थर्मोकपल्स होते हैं वो हीट एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 140, कहते हैं कि हाउ मच हीट डज अ 40 बल्ब जनरेट इन 1 आवर। तो हीट जनरेशन के लिए जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना होता है कि पावर को जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब पावर यहाँ पे क्या है 40 है, तो 40 को हम लोग जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम आपके पास सेकंड्स में होना चाहिए। सो हम लोग कह सकते हैं कि इंटू 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आप लोगों के पास अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो ये राउंड अबाउट बनता है हमारे पास 1,44,000। ठीक है, और यूनिट क्या आएगा जाउल, क्योंकि हीट का पूछ रहे हैं ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 141 में कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर इज। तो हमारे पास जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 142 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग जो है वो कंडक्टिविटी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और रेजिस्टेंस का ऑपोजिट जो है वो कंडक्टर होता है। ठीक है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी का जो है वो कंडक्टिविटी होता है और कंडक्टिविटी का जो है वो रेजिस्टिविटी होता है। ये 4 एमसीक्यू पॉइंट्स है, ये आ जाते हैं समटाइम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 143 में कहते हैं द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है किसी भी वायर की वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 144 में कहते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास सिर्फ ओहम होता है, रेजिस्टिविटी के क्या होता है ओहम मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 145, कहते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। तो जब भी हमारे पास बैटरी जो है वो चार्ज होती है ना तो उस वक्त हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, ठीक है, वो ग्रेटर होती है ईएमएफ से। ठीक है, और जब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस हो ईएमएफ से, ठीक है, मतलब ईएमएफ ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज के लिए और ये डिस्चार्ज के लिए है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 146 में कहता है कि all electrical appliances are connected to parallel to each other between the main line and neutral wire to get। देखो जब भी हमें जो है वो करंट डिफरेंट चाहिए हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट जो है वो डिफरेंट चाहिए हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम चाहिए हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट चाहिए और करंट सेम चाहिए हो तो हम लोग उस वक्त उसको फिर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 147, कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिट वेलोसिटी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन की सिंपल डेफिनेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 148 में कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू इट। तो कहते हैं द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इज। देखो उसने पैरेलल की बात की है, दिस मीन्स दैट हमारे पास थीटा जो है वो 0 के इक्वल होगा और हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो रिलेशन क्या है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब साइन ऑफ थीटा हमारे पास थीटा यहाँ पे 0 है, सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, सो आई एल बी को अगर हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ओवरऑल फोर्स भी जो है वो 0 हो जाएगी।
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 149 कहता है द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वायर्स होंगी ना ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको अट्रैक्ट लिखा होगा, तो देखो हम लोग यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे वायर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट वायर्स उनमें करंट ऑपोजिटली जो है वो फ्लो हो रहा हो तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, वो रिपेल करती हैं। ठीक है, तो चार्जेस का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ ना किया करें। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 150 में कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ला एंड स्मॉलर यूनिट गॉस। तो अब टेस्ला और गॉस के दरमियान वो रिलेशन का पूछ रहे हैं, ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय। तो हमारे पास जो 1 टेस्ला होता है ना ये 10⁴ गॉस की इक्वल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 151 कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का हमारे पास जो रिलेशन होता है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 152 में कहता है गुल्वानोमीटर बेसिकली इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू। तो हम लोग गुल्वानोमीटर को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट, कि अगर सर्किट में करंट है या नहीं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 153 में कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होता है? तो जब भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गल्वानोमीटर जो है वो जीरो के इक्वल हो ना, दिस मीन्स दैट व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 154 में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, ये परमिटिविटी की बात नहीं कर रहा, परमेबिलिटी की बात कर रहा है। तो परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट जो है वो वेबर पर एम्पेयर मीटर भी होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर भी होता है और हेनरी पर मीटर भी होता है। तो ये सारे हमारे पास है वो यूनिट्स हैं परमेबिलिटी के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 155 में कहता है कि वेबर इज द यूनिट ऑफ। तो वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 156 में कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सर्किट अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो जो फ्राडे लॉ के मुताबिक हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है ना किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वल होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 157 में कहते हैं कि डायनामो कन्वर्ट। तो जो डायनामो होता है ना ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 158 में कहते हैं कि एसी एंड डीसी हैव द सेम। तो हमारे पास जो एसी एंड डीसी होता है ना तो इनका रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट जो है वो सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 159 में कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू। तो किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होते हैं ना, सॉरी किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो यूनिट हो, जो कि हमारे पास जो है वो यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, और राइट एंगल पर भी हो, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 160 में कहता है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू इट। कहता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर। देखो हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ये बेसिकली इंप्रूव करता है फ्लक्स लिंकेज को। ठीक है, जो टर्न्स ऑफ कॉइल्स होती है ना तो उनके दरमियान हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज होती है ना तो उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है वो सॉफ्ट आयरन को जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 161 कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर ईथर मूव्स थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इन द रीजन वेयर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली हमारे पास ये उसने एडी करंट की डेफिनेशन लिखी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 162 कहता है कि ट्रांसफार्मर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं ट्रांसफार्मर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 163 में कहता है कि डिवाइस यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी। तो एसी को डीसी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसे तो हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, लेकिन वो डिवाइस जो डीसी को एसी में करती है तो उसे हम लोग जो है वो ऑस्किलेटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 164 में कहता है कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डायोड्स।
तो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, तो उसमें जो है वो 2 डायोड्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब किसी किसी बुक में 4 भी लिखे हैं, तो आप लोग अपनी बुक को फॉलो करो, ठीक है। आपकी बुक में जो मैंशन है तो आप लोग उसके मुताबिक MCQ को फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 165, रिपल फैक्टर फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे पास जो रिपल फैक्टर है ना, वो 1.21 के इक्वल होता है, ठीक है, 1.21 होता है, और फुल वेव का 0.48 के इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 166 में कहता है कि इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन फॉर। तो जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है ना, उसमें जो है वो आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 167, द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज। तो फोटॉन का लीनियर मोमेंटम जो है वो 0 होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 168 में कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस का, वो बेसिकली डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 169, रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज। तो जो फोटॉन होता है उसका रेस्ट मैस जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 170 में कहता है कि पोजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल। तो हमारे पास पोजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पोजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास पोजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 171 कहते हैं कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेंट रीजन। तो हमारे पास जो लाइमन सीरीज होती है ना, ये अल्ट्रा वायलेंट रीजन में जो है वो फॉल करती है, ठीक है, UV रीजन में फॉल करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों के पास बुक में ये टेबल बना होगा, आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो कौन कौन सी रीजन में जो है वो लाई करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक कदम MCQ लाजमी आता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 172 कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम में, तो एनर्जी के लिए हमारे पास इस तरह से रिलेशन है कि E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n का स्केयर। आप लोग जस्ट सिंपल फोर्थ की बात की है तो आप लोग 4 का स्केयर ले लो, ठीक है, -13.6, तो आप लोगों के पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। ये राउंड अबाउट आपके पास बनती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 173 कहते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारे पास जो एक्सरेज प्रोडक्शन है ना, ये रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 174 में कहते हैं कि इन अ लेजर प्रोडक्शन द स्टेट इन विच द मोर एटम्स आर इन द अपर स्टेट्स देन इन द लोअर स्टेट्स। तो उस स्टेट को हम लोग जो है वो इन्वर्टेड पॉपुलेशन स्टेट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 175 में कहते हैं कि एक्सरेज कैन नॉट प्रोड्यूस। तो एक्सरेज जो है वो पेयर प्रोडक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। ये कॉम्पटेंस इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन पेयर प्रोडक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 176 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस पोजेस मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारे पास जो गैमा रेज होती है ना, इनकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इनकी पेनिट्रेशन पावर भी जो है वो हाइयर होती है, ठीक है, बाकी रेज से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 177 में कहते हैं कि न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मैस नंबर सेम हो, तो ऐसे न्यूक्लियाइज को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? आइसोबार्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 178 में कहते हैं कि प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ। तो हमारे पास प्रोटॉन में जो है वो 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क्स होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे पास MCQ नंबर 179 कहता है द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उस एनर्जी को जो है वो हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है, जो किसी न्यूक्लियन को जो है वो रिमूव करने के लिए चाहिए हो किसी भी न्यूक्लियस से। ऑप्शन तो उसे हम लोग जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 180 कहते हैं कि इन हीलियम नियॉन लेज़र
द लेजिंग एक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो हीलियम नियॉन लेज़र में जो है वो लेजिंग एक्शन जो है वो नियॉन जो है परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी इंग्लिश पोर्शन को। अब इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास MCQ नंबर 181 है। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी खुशी को कहते हैं, सिनोनिम हम लोगों ने तलाश करना है। तो हमारे पास जो जुबिलियंट है ये भी खुशी को ही कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 182 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है, द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट्स ने इसको भी टिक किया होगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि बाय आ जाए तो आप लोग बस आंखें बंद करके बोल लोगे ये पैसिव है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव जो है वो सेंटेंस यही है, ऑप्शन बी। 183 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारे पास ये जो हम लोग इसमें हैव यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आई हैव भी है, आई हैव गोन टू स्कूल, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 184 कहते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता था केक इज डैश देन द वन वी हैड यस्टरडे। तो मतलब एक केक को जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर करें तो सिंपल हम लोग जो है वो स्वीटर का लफ्ज़ जो है वो स्वीटर जो है वो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट टाइम MCQ नंबर 185 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम लोग जो है वो हैड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई हैड स्टडीड फॉर द एग्जाम, और ईडी फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 186 सिमेंट्री मीन्स। तो सिमेंट्री का मतलब होता है ग्रेव यार्ड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 187 नेपोटिज्म मीन्स। तो नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 188 में कहता है कि हमारे पास रिवाइल मीन्स। तो रिवाइल का मतलब होता है अबेस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 189 कहता है कि प्रोफेशनल एंड डैश आर एंटोनिम्स। तो प्रोफेशनल एक मेच्योर बंदा होता है, ठीक है, और इसका अपोजिट हम लोग इमेच्योर बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 190 में कहता है कि एंटोनिम ऑफ साइनिकल। तो साइनिकल इमेच्योर को कहते हैं, तो इसका एंटोनिम जो है वो मेच्योर होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 191 में कहता है कि ही इज़ ग्रीविंग डैश हिज डिसीज्ड फादर। ही इज़ ग्रीविंग एट हिज डिसीज्ड फादर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 192 द प्रेजिडेंट डैश ऑन TV टुनाइट। द प्रेजिडेंट विल स्पीक ऑन TV टुनाइट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 193 में कहता है कि मदर इज डैश द लेडी डिनर इन द किचन। मदर इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, कॉन्टीन्यूटी को शो करता है, ठीक है, ये सेंटेंस। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 194 कहते हैं कि आई एन्जॉय डैश टेनिस। आई एन्जॉय प्लेइंग टेनिस, ठीक है। बहुत से लोगों ने टू प्ले लिखा होगा, लेकिन प्लेइंग टेनिस जो है वो करेक्ट वर्ड है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 195 में कहते हैं कि दो अलीना इज़ अ पुअर डैश शी इज़ हॉनेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने बट को टिक किया होगा, लेकिन बट जो है वो करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है यहाँ के लिए। देखो अलीना जो है पुअर है, पुअर और हॉनेस्ट जो है वो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है, ठीक है। अगर तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते फिर हम लोग बट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लोग जो है वो येट को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अलीना अभी तक गरीब तो है लेकिन वो हॉनेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 196 कहते हैं कि आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गोट डैश शुगर फॉर मेकिंग टी। आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गोट एनी टी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 197 कहते हैं कि आई हैड एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट टुडे डैश माई क्लासमेट्स। तो आई हैड एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट टुडे, इट वाज माई क्लासमेट, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉरी ए इज़ करेक्ट। देखो हम लोगों ने ही वाला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उसका जो दोस्त या उसका जो क्लासमेट है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 198 में कहता है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सो देयर आर डैश कार्स ऑन द रोड टुडे, सो देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड टुडे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 199 कहता है द कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड डैश 9 AM डैश 5 PM। द कॉन्फ्रेंस इज़ हेल्ड फ्राम, ठीक है,
फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 200 में कहते दैट दे ट्रेवल्ड डैश ट्रेन फ्रॉम पेरिस डैश रोम। दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है, फ्रॉम पेरिस टू रोम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। बस कोशिश करो जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं इस टेस्ट में उनको दोबारा दोहराओ नहीं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस का फ़ायदा जो है वो पर्पज़ जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और किसी भी किस्म की मिस्टेक, क्योंकि कीज़ बनाते वक्त कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो अगर आपको कुछ लगे कि हाँ मिस्टेक है तो आप लोग उसको खुद करेक्ट कर लिया करो। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि लाइक कोई भी MCQ आप लोगों को गलत सॉल्व ना करवाया जाए, लेकिन फिर भी समटाइम्स इस तरह से मिसहैप हो जाता है। ठीक है, सो बस कोशिश करो कि लाइक आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो और किसी भी किस्म की गलती जो है वो ना दोहराओ दोबारा। अब इस टेस्ट में अगर किसी स्टूडेंट ने 50-60 गलतियाँ कर दी हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट था। अगर आप लोग इन्हीं गलतियों को इम्प्रूव करोगे तो आपने मतलब